डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका लिट लैंग बाय दिलशाद में। आज जिस टॉपिक को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपको यह समझना है कि यदि आप बीए पार्ट थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप टॉपिक देखिए, टॉपिक क्या है? इंग्लिश ईयर थर्ड है, सेमेस्टर फिफ्थ है, पेपर सेकेंड है और यूनिट भी सेकेंड है। इसमें जो हमें पढ़ना यूनिट सेकेंड का जो टॉपिक है वो अर्लियर ट्रेंड इन फिक्शन है। और इसमें किन चीजों को हमें पढ़ना है? पिकरेस्क नॉवेल को पढ़ना है, हिस्टोरिकल नॉवेल को पढ़ना है, गॉथिक नॉवेल को पढ़ना है, इपिस्टोलरी नॉवेल को पढ़ना है, रीजनल नॉवेल को पढ़ना है, डोमेस्टिक नॉवेल को पढ़ना है। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि जो पेपर फर्स्ट के बहुत से टॉपिक्स थे, इसमें उन सारी चीजों को मैंने थोड़ा सा वर्णन किया था। आज हम उसी में से एक इपिस्टोलरी नॉवेल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें कई तरह के नॉवेल है, पिकरेस्क नॉवेल है, हिस्टोरिकल नॉवेल है और गॉथिक नॉवेल है, इपिस्टोलरी नॉवेल है, रीजनल नॉवेल है और डोमेस्टिक नॉवेल है। तो हमने पिकरेस्क नॉवेल के बारे में अध्ययन कर लिया, हिस्टोरिकल नॉवेल को पढ़ लिया, गॉथिक नॉवेल को पढ़ लिया। आज इपिस्टोलरी नॉवेल को पढ़ेंगे। रीजनल नॉवेल और डोमेस्टिक नॉवेल दो टॉपिक इसमें रह जाएंगे। आज सबसे पहले बात करते हैं इपिस्टोलरी नॉवेल की। इपिस्टोलरी नॉवेल जो होता है, ये मैंने आपने पहले साल वाले वीडियो में देखा होगा कि फर्स्ट पेपर में देखा होगा कि इपिस्टोलरी नॉवेल कहते किसको है। ये जो है इपिस्टोलरी नॉवेल में हम लोग पत्र या डायरी के माध्यम से अपनी बातों को राइटर अपनी बातों को आगे कैसे बढ़ाता है? किसी पत्र के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, पत्र माध्यम से नहीं, पत्रों के माध्यम से, डायरी प्रविष्टियां के बारे में जो जैसे डायरी में हो या कोई और लिखने के इस तरीके से जो पत्राचार के जो चीजें होती हैं, ये पत्राचार के रूप में लिखा जाता है। इस तरीके के नॉवेल और इस थीम पर आपने फिल्में भी देखी होंगी, मैंने भी फिल्में देखी है। इसमें एक शबाना आजमी की कोई फिल्म मैंने देखा था जो नॉवेल डायरी में कुछ अपनी बातें लिखती जाती थी और उसी के आधार पर वो फिर आगे के प्लॉट को, आगे के जो है डायरेक्शन को, जो है कहानी को आगे बढ़ाता है। तो ऐसी नॉवेल जिसमें पत्राचार या पत्र या डायरी के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, उसी को इपिस्टोलरी नॉवेल कहते हैं। तो आप देख लीजिए कहां से है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। द वर्ड इपिस्टोलरी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इपिस्टोला। ये इपिस्टोला लैटिन वर्ड इपिस्टोला से आता है, विच मीन्स अ लेटर, जिसका अर्थ ही होता है लेटर या पत्र। सो एन इपिस्टोलरी नॉवेल इज अ नॉवेल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर। इसलिए इपिस्टोलरी नॉवेल जो होता है ये रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, लेटर्स के फॉर्म में इसे लिखा जाता है। डायरी एंट्रीज या डायरी के एंट्रीज में जो लिखा जाता है प्रविष्टियां, एंट्रीज के माने प्रविष्टियां, और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या किसी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होता है किसी का, उसके आधार पर इसकी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। यही इपिस्टोलरी नॉवेल का अर्थ है। आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा और मैंने बात जोड़ी है। इट अलाउज रीडर टू एक्सपीरियंस द स्टोरी डायरेक्टली थ्रू द वॉइसेस ऑफ द कैरेक्टर एज इफ वी आर रीडिंग देयर प्राइवेट थॉट। हम उसके प्राइवेट थॉट को पढ़ते हैं, लेकिन उसी की वो आवाज होती है, उसी की वॉइस होती है, उसी वॉइस के अनुसार हम पढ़ते हैं। यानी कि किसी को इस तरीके से शो कर दिया जाता है कि लेटर में या डायरी में कोई घटना थी, किसी घटना को लिखा गया था और उसी घटना का वर्णन इसमें हो जा रहा है। तो आगे देखते हैं इसमें डिफिनेशन सा देख लीजिए, डिफिनेशन एंड नेचर देख लीजिए। एन इपिस्टोलरी नॉवेल इज वन ऑफ दैट टेल्स इट्स स्टोरी थ्रू अ सीरीज of letters, sometimes mixed with diaries, emails or journal entries। देखिए, आज का जो जमाना आ गया है, जो नई चीजें आ गई हैं, तो इसमें जर्नल्स आ गए थे। जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट आ गया था कि जर्नल के माध्यम से भी हम लोगों ने बहुत सी नॉवेल के बारे में पढ़ा है कि वो जर्नल्स के माध्यम से अपनी बातें कहते थे। तो यही चीज इसमें ये कह रहा है कि अगर इसमें ईमेल्स भी आ गए हैं, ईमेल्स भी काफी दिनों से चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, ईमेल्स कर देते, ईमेल होता है। तो ईमेल्स के माध्यम से अब जो नई आधुनिक जो डायरी आ रही है, नॉवेल आ रही है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है। दिस यूनिक टेक्निक मेक्स द नैरेटिव इंटीमेट, रियलिस्टिक एंड डीपली पर्सनल। ये कुछ चीजें हैं कि ये जो है दिस टेक्निक
ये क्या करती है, मेक्स द नारेटिव, नारेटिव को क्या बनाती है, इंटीमेट, मतलब कि ऐसा बनाती है, अंतरंग बना देती है, यानी कि उसमें कुछ और सुंदरता ला देती है। अंतरंग ही वर्ड रखिए इसके लिए, इंटीमेटिव बना देती है, अंतरंग वाली बना देती है। और दूसरी चीज होती है ये रियलिस्टिक बना देती है और डीपली पर्सनल, और ये किसी के प्रति पर्सनल भी बना देती है। क्यों बना देती है, बिकॉज इट रिवील्स, क्यों ये बना देती है, बिकॉज इट रिवील्स, ये खोलती है, क्या खोलती है, अ कैरेक्टर्स इमोशन, वो कैरेक्टर के इमोशन को वो खोलती है। और डायरेक्टली विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ अ नरेटर, किसी नरेटर के बिना इंटरफेरेंस के, बिना हस्तक्षेप के उसके पूरी बात को वो खोल देती है। आगे बात करते हैं हम लोग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इसकी ओरिजिन कब होती है और ये डेवलप कैसे करती है। द फॉर्म बिगेन इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। देखिए बेसिकली नावल 17वीं और 18वीं शताब्दी का ही मैटर है, 17वीं शताब्दी में ही ये डेवलप हुआ था। तो ये यही बात कर रहा है कि द फॉर्म बिगेन इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज व्हेन लेटर्स राइटिंग वाज अ कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। उस जमाने में 18वीं और 19वीं शताब्दी, ये बहुत पहले तक था। मुझे याद है मैं अभी पढ़ रहा था तो फेसबुक पर किसी पोएट ने एक शेर सुनाया था कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। कभी कभी बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हो जाया करती थी, तो बहुत से शेर होते थे इसमें। इस वक्त मैं थोड़ा सा पढ़ नहीं पाता हूं, आप लोगों पे रोज डेली वीडियोस एक डालना होता है, उसकी स्क्रिप्ट लिखनी होती है, फिर उसके बाद उसका वीडियो बनाना होता है। तो जो शेर जो है, जो लिटरेचर के जो बहुत सुंदर हैं, जो बहुत यूजफुल हैं, वो भी दिमाग में नहीं आते हैं मौके पर। तो उसी में है, ये कहता है, एक शेर याद आया तो मैंने आपको सुना दिया। तो वो लेटर का जमाना था, कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा साधन था और बहुत से लोग इसको लिखते थे। उर्दू का एक पोएट है मिर्जा गालिब, उन्होंने लिखा था कि लेटर जो है आधी मुलाकात होती है। अगर आज वो रहते तो जो आप वीडियो कॉल करते हैं उसको पता नहीं वो क्या कहते, मुझे खुद नहीं पता है मैं आपको क्या बताऊं कि वो उसे क्या कहते। वैसे कभी आपसे गालिब मिले तो पूछ लीजिएगा कि आज क्या कहेंगे, क्योंकि वो लेटर को ही आधी मुलाकात कहते थे। तो ये एक जो था कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था। वन ऑफ द लिस्ट एग्जाम्पल इज सैमुअल रिचर्डसन्स पामेला, ये 1740 में लिखी गई थी, एंड क्लैरिसा 1748 में लिखी गई थी। दीज नॉवेल्स यूज लेटर्स टू एक्सप्रेस मोरल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो लेटर जो थे ना, इनको प्रयोग किया गया था किस तरीके से, रिचर्डसन की जो नॉवेल्स जो थी इसको एक्सप्रेस किया गया था मोरल कॉन्फ्लिक्ट, कैसे, लव एंड सोशल स्ट्रगल, इसमें प्यार और सामाजिक संघर्षों को का वर्णन किया गया था। कैप्चरिंग द रियलिज्म ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये रियलिज्म को कैप्चर किया था, अर्थात अपनी तरफ खींचा था। किस चीज को, रियलिज्म ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस के वास्तविकता को इसने कैप्चर किया था। अदर राइटर्स लाइक जीन जैकेस राउसिया जो था, इन्होंने जूली लिखा है, आर द न्यू हीरोइज लिखा है, एंड जॉन वॉल्फगन ने लिखा है, वो गोइट जो है ये लिखते हैं द सॉरो ऑफ द यंग वर्जन। ये 2-3 नावल हैं जो लिखी गई थी उस जमाने में। आर यूज दिस फॉर्म टू एक्सप्लोर इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, ये शो करती हैं, दिखाती हैं, इमोशन को दिखाती हैं और सेंटिमेंट को दिखाती हैं, भावुकता को दिखाती हैं। अगर हम इसके फीचर की बात करते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं, अगर हम इसके फीचर की बात करें तो सबसे पहले आता है, इसमें फीचर में आ जाता है कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। ये जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है, अर्थात आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, यानी कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है, और किसी के जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब ये होता है कोई अपने बारे में बात कर रहा है,
ठीक ना, किसी तीसरे के बारे में नहीं, बल्कि वो अपने बारे में अपनी बात को कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। और जो रीडर होता है वो भी सोचता है कि हाँ यार ऐसा ही तो मेरे साथ भी हुआ है। तो इस तरीके की चीजें आती हैं। तो फर्स्ट पर्सन नारेटिव होता है, द स्टोरी अनफोल्ड थ्रू कैरेक्टर्स ओन वर्ड्स, कैरेक्टर खुद अपने शब्दों में इसे बोलता है। मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें कई पॉइंट्स होते हैं, जैसे लेटर्स बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स गिवन वेरियस पर्सपेक्टिव, डिफरेंट कैरेक्टर्स के द्वारा जो लेटर दिए जाते हैं वो भिन्न भिन्न अपने पर्सपेक्टिव रखते हैं, अपने अलग अलग थॉट्स रखते हैं, अपने अलग अलग विचार रखते हैं। तो तीसरी चीज जो आती है इसमें साइकोलॉजिकल रियलिज्म, डीप इंसाइट इनटू इमोशन एंड प्राइवेट थॉट्स। इसमें डीप इंसाइट इनटू इमोशन, इमोशन जो होता है वो गहराई से निकाल लिया जाता है कि किसी के कितने डीप इमोशंस हैं। एंड प्राइवेट थॉट्स, और जो बहुत बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर अपना प्राइवेट थॉट भी एक्सप्रेस कर देता है उसमें, जो बेसिकली नहीं कहना चाहिए उसको भी उसमें बता देता है, जिसकी वजह से इसमें रोमांटिसिज्म बढ़ जाता है। ऊपर बात आई थी। साइकोलॉजिकल रियलिज्म की बात आती है, डीप इंसाइट इनटू इमोशन एंड प्राइवेट थॉट। इसमें क्या आता है, डीप इंसाइट इनटू इमोशंस, इसमें जो है इमोशन एंड प्राइवेट थॉट्स, ये बात आज की है। ऑथेंटिसिटी इसमें आती है। अगली बात आती है ऑथेंटिसिटी, मतलब कि असलियत या सच्चाई, कि द लेटर फॉर्मेट क्या है, द लेटर फॉर्मेट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ रियल लाइफ इवेंट्स। ये जो है ना रियल लाइफ इवेंट्स के भ्रम को ये खोल देता है, उसको ला करके सामने रख देता है। ठीक ना, जो भी रियल लाइफ है उसको ला करके ये सामने रख देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये होती है, ये सच्ची बातों को खोल देता है। इसमें नेक्स्ट बात आती है मोरल एंड सोशल रिफ्लेक्शन। इसमें मोरल और सोशल रिफ्लेक्शन की बात इस तरीके से आती है। दूसरी चीज इसमें है कि मोरल एंड सोशल रिफ्लेक्शन कहता है रिवील्स इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये जो है इनर कॉन्फ्लिक्ट को खोलता है, एंड सोशल प्रेशर को भी ये बता देता है, उसका जो सामाजिक प्रेशर होता है उसको बता देता है, और उसके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है। देखिए यहाँ कॉन्फ्लिक्ट के माने कभी कभी हमारे मन के अंदर या हमारे अंदर भी एक लड़ाई चलती है, जंग चलती है, बहुत तरीके की होती है। कि जैसे सपोज दैट कोई आदमी है, वो अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपने जीवन के साथ जो उसके साथ बुरा हुआ, या जिसको समझ रहा कि ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो वो उसको बहुत बात नहीं समझ में आता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो समाज है या वो खुद है या उसका भाग्य है, कौन सी चीजें हैं। तो वो वही इनर कॉन्फ्लिक्ट जो उसके अंदर द्वंद्व चल रहा है उसको भी वो ला करके सामने रख देता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल थ्रू टाइम लेते हैं तो इसमें पामेला है, सैमुअल रिचर्डसन की है, वर्चू एंड मोरालिटी की बात करता है। दूसरा क्लैरिसा है, रिचर्डसन की है, इमोशनल ट्रेजेडी एंड सोशल ऑपरेशन की बात करता है। इसमें छोटा ऑपरेशन की बात होती है, उत्पीड़न की, एक सामाजिक उत्पीड़न की बात करता है। ड्रैकुला है, ब्रैम स्टोकर की है, यूजेस लेटर्स जर्नल्स एंड टेलीग्राम्स फॉर द सस्पेंस के लिए वो जर्नल्स का, टेलीग्राम का वो प्रयोग करता है। अब तो टेलीग्राम बंद हो गया है। द कलर पर्पल जो है इसमें एलिस वॉकर की है, लेटर्स बिटवीन वीमेन एक्सप्लोरिंग रेस एंड जेंडर, वो रेस जो जातिगत और जो है रेस की बात करते हैं, सॉरी क्या है, जेंडर की बात करते हैं कि किस तरीके से उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, उसका वर्णन उसमें होता है। बिटवीन वीमेन एक्सप्लोरिंग द रेस एंड जेंडर, जात की बात होती है और जेंडर की बात होती है। अगली बात आती है 84 चेयरिंग क्रॉस रोड। तो हेलेन हैनफ की ये है फ्रेंडशिप थ्रू लेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आज आप फेसबुक है, उसी तरीके से फ्रेंडशिप थ्रू लेटर होता था। ये है उसे पत्र मित्रता कहा जाता था, उस जमाने में पत्र मित्र कहा जाता था, और पेन फ्रेंड, उसे इंग्लिश में पेन फ्रेंड कहा जाता था। और एक हम लोगों ने इंटरनेट कहानी पढ़ी थी पेन पाल, वहां पे पेन पाल के माने होता है पेन फ्रेंड। और उसमें बहुत शानदार ये थी कि उसमें एक लड़का जो एक
औरत से दोस्ती करता है लड़की समझ के कि लड़की वो थोड़ा रोमांटिक है कि वो लिखता है, और वो फिर उधर से उसके यहाँ भी लेटर जाता है, इसके यहाँ भी लेटर जाता है, फिर उसके बाद सारी चीजें होती हैं, वो फोटो मांगता है मगर वो फोटो टालती रहती है, और ये भी अपना कुछ टाल मटोल करता रहता है तो वो फोटो नहीं भेजती है। अंत में एक दिन उसे एक लेटर प्राप्त होता है काफी दिनों के बाद, और उसमें यह आता है कि देखो वो ओल्ड एज यानी वो 71 ईयर की थी, 71 साल की वो औरत थी, और कुछ वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, इसके पास लेटर आता है। तो बहुत बार लड़के ऐसे करते थे। और एक समय था, एक आदमी ने एक दोस्त को, मेरे दोस्त के थ्रू एक कहानी बताई थी कि ये पेन फ्रेंड जो हुआ करते थे वो लेटर लिखा करते थे, तो दो लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हुई और लेटर आना जाना शुरू हुआ, इधर से लेटर आ रहा है उधर से लेटर आ रहा है, और फिर उसके बाद एक दोस्त ने सोचा, वो लिखा कि वो लड़की है कि वो लिख रही है, ये लिख रहा है, वो लिख रही है, ये लिख रहा है। काफी दिनों के बाद एक तरफ से ये आता है कि यार देखो मैं तुमसे अपनी एक बात छुपाया हूं कि मैं लड़की नहीं लड़का हूं। तो इधर से ये भी जवाब में लिखता है, यार मैंने भी यही बात छुपाई है, मैं भी लड़का नहीं, अरे लड़की नहीं लड़का हूं। तो ये पेन फ्रेंड उस वक्त हुआ करते थे। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो है फ्रेंडशिप थ्रू लेटर्स है। मॉडर्न फिक्शन इवन इंक्लूड्स ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेज। जो आज के मॉडर्न फिक्शन है वो इवन इंक्लूड्स, आज ये इंक्लूड हो गए, ईमेल्स हो गए हैं और टेक्स्ट मैसेज आ गए हैं, जैसे आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू और भी जो है माध्यम से आप लोग दे देते हैं। अ डिजिटल फॉर्म ऑफ एपिस्टोलरी स्टोरी टेलिंग आ गई है इस समय, कि डिजिटल टाइप की एपिस्टोलरी टेलिंग आ गई है। अब अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, महत्व की बात करते हैं, तो द एपिस्टोलरी नॉवेल बिल्ड्स इंटीमेसी बिटवीन द रीडर एंड द कैरेक्टर्स। ये एक इस प्रकार से होता है ना कि उनके अंदर एक इंटीमेसी, एक लगाव हो जाता है और एक अंतरंग लगाव हो जाता है। किस तरीके से उनका एक अंतरंग लगाव हो जाता है, किसमें, रीडर्स में और कैरेक्टर में। इसका अगर हम महत्व की बात करेंगे तो उनका एक इंटीमेसी हो जाते हैं, एक अंतरंग लगाव हो जाता है रीडर और कैरेक्टर के बारे में। वी डू नॉट जस्ट सी व्हाट हैपेंस। हम लोग जैसे लेटर आया तो हम लोग ये नहीं देखते कि क्या हुआ, वी फील इट थ्रू पर्सनल कन्फेशन। हम अपने कन्फेशन के द्वारा, हम अपनी स्वीकारोक्ति के द्वारा उसको मानते हैं। जैसे किसी ने लिख दिया कुछ भी लेटर में, तो हमने तो देखा तो नहीं कि वो हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जब उसने लिखा तब पता लगा कि नहीं ये ऐसा हुआ है। तो इसी तरीके की बातें होती हैं। तो इट ऑल्सो अलाउज फॉर मल्टीपल ट्रूथ, और ये कई सच्चाइयों के बारे में बात बताता है, मल्टीपल ट्रूथ। और क्या होता है, शोइंग हाउ पर्सपेक्टिव, किस तरीके से जो है पर्सपेक्टिव चेंजेस मीनिंग। जो पर्सपेक्टिव है या जो विचार है, जो दृष्टिकोण है, वो किस प्रकार से बदलते रहते हैं। चेंजेस द मीनिंग, जो पर्सपेक्टिव है वो चेंजेस मीनिंग, किस तरीके से विचार जो या दृष्टिकोण अपना अर्थ बदलते रहते हैं। दस इट कंबाइंस रियलिज्म, और इस प्रकार से ये करता है, ये नॉवेल क्या करती है, कंबाइंस बांधते रियलिज्म, साइकोलॉजी एंड इमोशनल डेप्थ, ये कई चीजों को बांध देती है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन फॉर्म्स ऑफ द फिक्शन। और यही चीजें इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिक्शन के रूप में इसे प्रस्तुत कर देता है। थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं एंड में, थोड़ा सा शार्ट इसका पूरे का एक ये होता है, थीम जो होती है या समरी होती है उसी को कंक्लूजन में लिखा जाता है। देखिए इसमें आते क्या है, द कंक्लूड, टू कंक्लूड द एपिस्टोलरी नॉवेल इज नॉट जस्ट अबाउट लेटर्स। अब देखिए एक बात ये यहां पे कर रहा है कि केवल एक लेटर नहीं होती है, हालांकि लेटर के फॉर्म में होती है, लेकिन ये केवल एक मात्र लेटर नहीं होती है, बल्कि इट इज अबाउट वॉइसेस, इमोशन एंड पर्सपेक्टिव। ये जो है ये एक आवाज होती है, एक इमोशन होता है, और क्या होता है, एक नजरिया होता है, एक परिप्रेक्ष्य होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक निर्णय होता है, बहुत इसका अर्थ होता है। केवल आप इसे एक लेटर न मानिए। आगे देखिए क्या कहता है, इट इनवाइट्स रीडर्स टू बिकम कॉन्फिडेंट। इसके द्वारा वो
जो है सबसे पहले जो ये नावल है ये क्या करती है कि ये आदमी को क्या करती है, इनवाइट्स, आमंत्रित करती है कि कॉन्फिडेंट हो जाइए, टू एंटर प्राइवेट वर्ल्ड, इस प्राइवेट वर्ल्ड में एंटर करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाइए, एंड टू सी ट्रूथ थ्रू मेनी आईज, और वास्तविकता को कई दृष्टिकोण से देखिए, कई नजरिए से देखिए। एक सच्चाई को अगर आपको देखना है तो केवल एक तरीके से नहीं देखना है, उसको कई तरीके से घुमा फिरा के देखिए कि होता क्या है, कैसे ये है, क्या चीज है इसमें। फ्रॉम पामला टू द कलर पर्पल, इट रिमेन्स अ टाइमलेस वे ऑफ मेकिंग फिक्शन फील रियल। ये जो पामला की जो नावल है द कलर पर्पल, ये जो रिमेन्स है अ टाइमलेस वे, ये मतलब एक टाइमलेस वे हो गई है, अर्थात अंतहीन हो गई है, ऑफ मेकिंग फिक्शन फील रियल। ये हमें वास्तविकता को बताने के लिए एक जो है अनंत हो गई है, अर्थात ये हमेशा अपनी वास्तविकता को बताती है, इसके थ्रू हम वास्तविकता को देखते हैं। थोड़ा सा हिंदी भी देख लीजिए, शॉर्ट में ही हिंदी है। आपको मैं एक बात लगभग हर वीडियो में बताता हूं कि इस पे बहुत ज्यादा हिंदी पे डिपेंड मत होइएगा, बस हल्का फल्का समझने के लिए मैंने इसको लिखा है। ऐसा ना हो कि आप हिंदी पढ़ करके सोचे कि इसी को हम जाकर के एग्जाम्पल ट्रांसलेट कर देंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए, अगर एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन की बात करते हैं इपिस्टोरी नावल से रिलेटेड, तो सबसे पहले आता है डिफाइन द इपिस्टोरी नावल एंड डिस्कस इट्स की कैरेक्टर्स। इसके मुख्य कैरेक्टर के बारे में बताइए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। चाहे जैसे भी देखिए, स्क्रीनशॉट सबसे अच्छा होगा, या तो फिर पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ को देखिए। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सैमुअल रिचर्डसन एंड टू द इपिस्टोरी नावल। इपिस्टोरी नावल में सैमुअल रिचर्डसन का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या सहयोग है, इसको देखना है। फिर उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है हाउ डज द इपिस्टोरी नावल प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। किस तरीके से ये साइकोलॉजिकल इंसाइट को ये शो करता है, इस क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जामिन द रोल ऑफ द मल्टीपल पर्सपेक्टिव इन द इपिस्टोरी नावल। इपिस्टोरी नावल में मल्टीपल पर्सपेक्टिव क्या है, जो दृष्टिकोण है उसका वो क्या है, विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इपिस्टोलरी नावल इन द लिटरेरी हिस्ट्री। लिटरेचर के इतिहास में इपिस्टोलरी नावल के बारे में बात कीजिए। ये पांचवा क्वेश्चन था, इसको भी आप देख करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे आपके, सारी चीजें थी, मैंने इसमें बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने क्लास फेलोज को, दोस्त को और अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिएगा। और अगर कोई बात आपके लिए परेशान है, करती है, तो उसको कमेंट में जरूर लिखिए कि किस तरीके की नॉवेल्स आप, किस तरीके के नोट्स आपको चाहिए, कौन सी बात आपको नहीं समझ में आ रही है, वो मैं बताऊंगा, श्योर बताऊंगा। हालांकि समय कम है, फिर भी समय कम होते हुए भी मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो परेशानियां हैं उसको दूर करूं। तो इसी प्रकार के वीडियोस में मिलते रहेंगे। आप लोग इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।